के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन से थे। सबसे पहला साइंटिस्ट था, इसमें डब्ल्यू फ्लेमिंग के नाम से है। तो डब्ल्यू फ्लेमिंग है, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, फिल्ला के नाम से जाना, यानी कि इसको फिल्ला कहा था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया इसमें अल्टमैन, और अल्टमैन ने इसको क्या कह दिया, बायोप्लास्ट के नाम से। तो अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कह दिया। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आया सी बेंडा। सी बेंडा जो साइंटिस्ट था, तो इसका नाम इसने क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा था, सी बेंडा ने कहा था। और सबसे पहले साइंटिस्ट कौन सा आया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग आया था। माइटोकॉन्ड्रिया को जो नाम दिया था, पहला नाम फिल्ला बोला था। और अल्टमैन जो साइंटिस्ट आया था, उसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। और लास्ट जो साइंटिस्ट आया इसके अंदर, वो सी बेंडा था, और सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, तो ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्लस के अंदर परिपक्व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, इसके अंदर ये क्या होता है, अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा, और परिपक्व आरबीसी के अंदर ये नहीं होता, क्योंकि ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केवल व केवल राइबोसोम जो होता है वो मिलता है, और वो भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, परिपक्व आरबीसी के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है कि वे कोशिकाएं जिनकी उपापचयी जो क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं जिनकी बहुत ज्यादा होती है, जिनके अंदर उपापचयी क्रियाएं तेज होंगी, ज्यादा होंगी, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो भी, उनकी संख्या भी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर उपापचयी क्रियाएं ज्यादा होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है या उसका नंबर होता है, वो भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी इकाई झिल्ली से कवर होता है ये। अभी तक कुछ कोशिकांग हमने देखे थे एकल इकाई झिल्ली थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाई जाती है, दोहरी इकाई झिल्ली पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दोहरी इकाई झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अंदर हम इसको डायग्राम से समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो हमने इसके अंदर देखा कि दो प्रकार की झिल्ली मिलेगी, एक तो बाहर की और एक अंदर की ओर। तो ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, तो ये इसकी कौन सी झिल्ली आ गई, बाहर वाली। दोहरी इकाई झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है, तो एक तो बाहरी होगी और एक अंदर वाली। अब अंदर वाली जो झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इस प्रकार से क्या बनाती है, उंगली नुमा, यहाँ पे क्या बनाती है, प्रवर्ध बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली क्या बनाती है, अंदर उंगली नुमा क्या बनाती है, प्रवर्ध बनाती है। और इन्हें हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी के नाम से जानते हैं इसको हम। तो ये बाहर वाली झिल्ली होगी, और ये जो अंदर वाली जो झिल्ली है, इसे हम कौन सी झिल्ली कहा, आंतरिक झिल्ली। तो क्रिस्टी का निर्माण किससे हो रहा है, आंतरिक झिल्ली से क्रिस्टी बन रही है। अर्थात हमने देखा था कि अंदर वाली झिल्ली क्या बनाती है, उंगलीनुमा प्रवर्ध बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। और बाहर वाली झिल्ली जो इसको पूरे को कवर करके रखती है। तो अब जो अंदर वाली झिल्ली होती है, इसके अंदर दो फेस होते हैं। तो अंदर वाली जो फेस होती है इस झिल्ली की, उसको हम बोलते हैं एम फेस, और बाहर वाली जो सतह होगी इसको हम कौन सा बोलते हैं, सी फेस। तो ये फेस होते हैं इसके अंदर, यानी कि अंदर वाले को एम फेस के नाम से जानते हैं, और बाहर वाले को हम सी फेस के नाम से जानते हैं। तो ये दो फेस होंगे इसके अंदर। ये अंदर वाली झिल्ली की बात कर रहे थे। अब देखो, जो बाहर वाली झिल्ली है इस माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे पाए जाते हैं वर्तविहीन कण पाए जाते हैं। इस तरीके से पूरी झिल्ली पर क्या पाए जाएंगे, वर्तविहीन कण पाए जाते हैं। व्रंतविहीन कण होंगे इसके अंदर, और इन व्रंतविहीन कणों को हम क्या बोलते हैं, पार्सन की उप इकाइयां। पार्सन की उप इकाइयों के नाम से जानते हैं। यानी कि इसकी बाहरी झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं, व्रंत विहीन कण पाए जाएंगे, जिसे हम पार्सन की उप इकाइयां कहते हैं। और अंदर वाली जो झिल्ली है इस पर पाए जाते हैं F1 कण। तो अंदर वाली झिल्ली पर जो कण पाए जाएंगे इन्हें हम कहते हैं F1 कण, या इसको बोलते हैं हम प्रारंभिक कण।
या हम इनके बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या इसे बोलेंगे हम? ऑक्सीसोम। तो अंदर वाली झिल्ली पर हमने देखा कौन से कण पाए जाएंगे इसके अंदर? F1 कण या प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम, जो किससे संबंधित होते हैं? ईटीएस से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से संबंधित होते हैं, ईटीएस से संबंधित होते हैं। और बाहर वाली झिल्ली पर क्या होंगे? व्रतविहीन कण होंगे, जिसे हम क्या बोल दिया? पार्सन की उप इकाइयां कहते हैं। अब देखो इसके अंदर जो अंदर क्रिस्टी का निर्माण हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगी? मैट्रिक्स मिलेगी। और मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। और डीएनए कैसे होता है? यहाँ पे वर्ताकार होता है। तो मैट्रिक्स में क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। और ये डीएनए कैसा होता है? कुंडलित भी होगा और वर्ताकार होता है। कुंडलित और वर्ताकार इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और एक इसकी मैट्रिक्स में एक और पाया जाता है 70S प्रकार का, क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा। तो इसकी मैट्रिक्स में पाया जाता है 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करवाना। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्त अंगक के नाम से भी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्ध स्वायत्त अंगक कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये खुद का इसमें राइबोसोम होता है 70S प्रकार का, जो प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है। एक बार डिटेल से हम देखते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो W फ्लेमिंग साइंटिस्ट आया, उसने इसको फिल्ला कहा था, अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट कहा और C बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया। तो हमने सबसे पहली लाइन देखी, प्रोकैरियोटिक सेल और परिपक्व आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। और वे कोशिकाएं जिनकी उपापचयी क्रियाएं अधिक होती है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अगला पॉइंट है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या पाई जाती है? दोहरी इकाई झिल्ली से कवर होता है। तो अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो उंगली नुमा प्रवर्त बना के किसका निर्माण करती है? क्रिस्टी का निर्माण करती है। और जो अंदर वाली झिल्ली की अंदर वाली सरफेस होगी इसकी, उसे फेस जैसे होगी, तो ये इसमें एम फेस होगी। और बाहर वाली जो फेस होती है इसकी सी फेस कहलाती है। इसी प्रकार से बाहरी झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं? वर्तविहीन कण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्सन की उप इकाइयां कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा अंदर वाली झिल्ली पर भी कण पाए जाएंगे यहाँ पे। तो F1 कण प्रारंभिक कण या ऑक्सीसोम कहते हैं, जो ईटीएस से संबंधित होते हैं। फिर हमने देखा इसकी जो मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स में अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और कैसा होता है? कुंडलित और वर्ताकार मिलेगा। और एक इसकी मैट्रिक्स में क्या होगा? 70S प्रकार का राइबोसोम इसमें पाया जाएगा। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के हम कार्य के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। तो वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी इसे जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये किसका निर्माण करता है? एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अर्थात एटीपी का निर्माण करता है। दूसरा काम होता है वसा के उपापचय से संबंधित होता है। वसा का जो पाचन करना यानी उपापचय से संबंधित किसका रोल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। फिर ये शुक्राणुओं के मध्यम भाग का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। शुक्राणु के मध्यम भाग का निर्माण भी कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। और अंड जनन के दौरान पीतक पटलिकाओं का निर्माण जो होता है वो कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। अंड जनन के दौरान पीतक पटलिकाओं का निर्माण, शुक्राणु के मध्यम भाग का निर्माण वसा के उपापचय से संबंधित होता है, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। और एक काम इसका ये होता है कि जो क्रेब्स साइकिल चलता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जो एंजाइम होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। अर्थात क्रेब्स साइकिल को और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो साइकिल होता है इसको कौन चलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया चलाता है। क्योंकि क्रेब्स साइकिल के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। अंड जनन के दौरान पीतक पटलिकाओं का निर्माण करवाता है, शुक्राणु के मध्यम भाग का निर्माण करवाएगा
और वसा के उपापचय से संबंधित होता है। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है।